नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ और ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ काफ़ी दिनों तक वीडियोस नहीं आ पाई, बट अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस आए। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भारत ने पहले 2 मैचेस जीते हैं, जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टूर्नामेंट होने वाला है। आज न्यूज़ीलैंड बांग्लादेश का मैच है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में। मुझे लगता है कि यहाँ बांग्लादेश को थोड़ा सा एज है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिचेस थोड़ी सी स्लो हैं, टर्निंग ट्रैक्स हैं, कुछ हद तक बांग्लादेश की विकेट्स की तरह है और यहाँ पर बांग्लादेश अपना बेस्ट चांस चाहेगी। एक मैच हार कर, एक मैच जीत कर यहाँ तक पहुँची है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छे फॉर्म में है। पहले मैच में जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वो एक ट्रेडमार्क स्टार्ट था इस वर्ल्ड कप का। मुझे लगता है आज के मैच में बांग्लादेश को मैं थोड़ा सा एज देना चाहूँगा, क्योंकि इसी तरीके की विकेट्स पे बांग्लादेश खेलती है, इसी तरीके की विकेट्स के लिए उनकी बॉलिंग लाइनअप है, इसी तरीके की विकेट्स के लिए वो बैटिंग भी इसी तरीके की विकेट्स पे करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये मैच देखना। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार चुकी है और मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको अपने बचे 7 मैचेस में 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर उनको पक्का क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर 5 मैच जीतते हैं तो मामला नेट रन रेट पे फंस जाएगा, जो कि कल उनका नेट रन रेट बहुत कम हो गया। इंडिया वाले मैच में भी इंडिया 42 ओवर्स में जीती थी। कल के मैच में 134 रनों की हार है उनकी, तो उनके लिए राह थोड़ी सी मुश्किल है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लैश है कल इंडिया पाकिस्तान। मैं मैन टू मैन बात करूँगा। मुझे लगता है कि देखिए, अगर शुभमन गिल, बहुत ही मुश्किल है उनका कल खेलना, क्योंकि उन्होंने यस्टरडे एक 30-35 मिनट का एक नेट सेशन किया था और बट डेंगू के फीवर से आकर इतना एक हाई इंटेंसिटी मैच इस वेदर में खेलना, 50 ओवर अगर वो ओपन करने आएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 30-35 ओवर तक बैटिंग भी करे, उसके बाद 50 ओवर फील्डिंग भी करे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पूरा मामला। मुझे नहीं लगता है कि कल के मैच में शुभमन गिल खेलेंगे और मुझे लगता है कि कल अगर हम पूरी बैटिंग लाइनअप देखें हमारी, तो ईशान किशन मुझे फेयरली अच्छे टच में लगे। लोग कह रहे हैं कि वो अच्छे टच में नहीं, वो अच्छे टच में। 5 नंबर 4 नंबर की मेंटालिटी से डायरेक्ट ओपन करना, पहले मैच में मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहले बॉल पे आउट होना, ये किसी का फॉर्म नहीं दर्शाता। हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसके पहले लीडिंग टू वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे। लास्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान रोहित का बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने। हाँ, बशर्ते आउट हो गए, मैं चाहता था कि वो नॉट आउट जाए, लेकिन ईशान किशन अच्छे टच में है। रोहित शर्मा इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन्होंने दिखा दिया अफगानिस्तान वाले मैच में कि जब बड़ा मौका आता है तो वो किस तरीके से स्टेप अप करते हैं और उनको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने ये टेम्पलेट पिछले 1 साल से बना लिया है कि वो पावर प्ले में बॉलर्स को प्रेशर पर डालेंगे ही डालेंगे। उनकी मेंटालिटी ये है कि अगर मैं 7.5-8 रन के ओवर पर अगर मैं पावर प्ले ख़त्म करूं तो उसके बाद मैं भी टाइम ले सकता हूं और आने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, के.एल. राहुल हो गए, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी टाइम ले सकते हैं और अगर ज़रूरत ना पड़ी तो इन सब के पास वो गेम है कि वो आते ही वो शॉट्स खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ओपनिंग देखूं तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, उधर अगर ओपनिंग देखूं तो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में अगेंस्ट श्रीलंका, बट फेयरली इनएक्सपीरियंस्ड हैं और श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है, तो किस तरीके से इस चैलेंज को वो फेस करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा देखना। क्या इमामुल हक फॉर्म में लौटते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखना। और तो यहाँ पर इंडिया को एज है 33 पे विराट कोहली, जो कंसेक्यूटिव 50s बनाकर आ रहे हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 रन पर 3 विकेट जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वो इनिंग्स खेला, मुझे लगता है कि, और इधर बाबर आजम फेयरली आउट ऑफ निक लग रहे हैं। 2 वर्ल्ड कप के मैचेस में
एक में उनका स्कोर 13 रन है, एक में 5 रन है, और उनको अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्वियसली विराट कोहली ऊपर है। चौथे पर रिजवान श्रेयस अय्यर। देखिए श्रेयस अय्यर को पहले मैच में पहले बॉल पे वो आउट हो गए, दूसरे मैच में वो नॉट आउट गए। इधर रिजवान, बट मैं रिजवान को एज दूंगा क्योंकि वो कंसेक्यूटिव रन्स बनाकर आ रहे हैं, चाहे कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो, बट उनके पीछे रन्स लगे हुए हैं। और लास्ट मैच उन्होंने हाईएस्ट रन चेस भी करके दिया पाकिस्तान को। तो यहाँ पर रिजवान को एक एज है। 5 पर अगर मैं जाऊँ तो 5 पर वहाँ से आएंगे साउथ शकील, यहाँ से आएंगे केएल राहुल। देखिए साउथ शकील मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, उनके पास बड़े शॉट्स भी हैं, वो टाइम करते हैं बड़े शॉट्स को, उनके पास गैप्स फियर्स करने की भी क्षमता है। तो मुझे 5 नंबर पर पाकिस्तान के लिए वो बेस्ट ऑप्शन लगते हैं। लेकिन केएल राहुल जिस तरीके से इंजरी के बाद आकर खेल रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में बैटिंग की, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नॉट आउट 97 बनाए, ब्रिलियंट इनिंग्स था। उस प्रेशर में वर्ल्ड कप के इनॉग्रल मैच में 2 रन पर 3 विकेट जाने के बाद आफ्टर 50 ओवर्स ऑफ कीपिंग इन दैट ह्यूमिडिटी बिल्कुल क्लास की तरह खेल रहे हैं। तो केएल राहुल इज़ ऑब्वियसली हैविंग एन एज ओवर साउथ शकील। 6 नंबर पर वहाँ से आते इफ्तिखार, यहाँ से आएंगे हार्दिक पांड्या। देखिए दोनों टीम ऑलराउंडर कंसिडर करती है। इफ्तिखार को भी पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर देखती है, बट अगर आप एज एन ऑलराउंडर इन द होल पैकेज बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग देखें तो हार्दिक पांड्या इज़ वे मच अबव देन इफ्तिखार अहमद। और 7 नंबर पर वहाँ से आएंगे शादाब या नवाज़ को अगर मैं ले लूँ, यहाँ से रविंद्र जडेजा। ऑब्वियसली अगर मैं बॉलिंग फ्रंट पर देखूँ तो रविंद्र जडेजा इज़ एन एज। हालिया बैटिंग फॉर्म वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी कमज़ोर है रविंद्र जडेजा की, बट स्टिल ये दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है जिस तरीके से इनको टीम कंसिडर करती है। और रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको अच्छे मैचेस में आपको रन्स बना कर देंगे, आप उन पर ये भरोसा कर सकते हो। नवाज़ ऑन दी अदर हैंड बैटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा है बॉलिंग के मुताबिक, और अहमदाबाद में जिस तरीके की पिच होगी, क्या वहाँ पर नवाज़ के पास वो बॉलिंग है जिससे वो विकेट्स निकाल सकते हैं, जो पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 नंबर पर कुलदीप यादव है हमारे, वहाँ पर शादाब खान है। शादाब खान के पास बैटिंग में 100% एज है कुलदीप यादव के अब। लेकिन शादाब खान का मेन रोल क्या है? मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालना, जो कि पिछले 10 से 12 मैचेस में बहुत ही ख़राब उनका बॉलिंग फॉर्म रहा है, चाहे आप वो इकोनॉमी देख लें, चाहे आप वो विकेट निकालना देख लें। कुलदीप यादव इज़ द बेस्ट स्पिनर इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू मी, और इंडिया के लिए पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सो कुलदीप यादव इज़ वे मच अहेड दैन शादाब खान इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। और अगर मैं देखूं तो उसके बाद हमारे 3 बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। क्या आप शार्दुल के साथ जाएंगे, क्या आप शमी के साथ जाएंगे? मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप शमी के साथ जाएं, क्योंकि अहमदाबाद की विकेट में शमी को अंदाज़ा भी है, वो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, और शमी इज़ अ वर्ल्ड क्लास आउट एंड आउट विकेट टेकिंग अटैकिंग ऑप्शन फॉर इंडिया। तो मुझे लगता है कि शमी के साथ जाना चाहिए। अगर मैं शमी के साथ भी जाऊँ, वहाँ पर हारिस रौफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी मुझे थोड़े से ग्रम्पी लगे। अगर उनको शुरुआत में नए बॉल के साथ अगर उनकी बॉल स्विंग नहीं होती तो क्या उनके पास वो गेम है कि वो वापस आकर भी विकेट्स निकाल सकते हैं? थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन यहाँ जसप्रीत बुमराह इज़ अ क्लास बॉलर, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं आफ्टर इंजरी, जिस रिदम में वो जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज का पिछला मैच थोड़ा सा ख़राब गया, लेकिन ही इज़ क्वालिटी बॉलर, और एक दिन ख़राब होने पर हम उनको जज नहीं कर सकते। यहाँ पर हसन अली वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट क्या वो मोहम्मद सिराज की तरह की बॉलिंग करेंगे? बहुत ही मुश्किल होगा। तो इंडिया ऑब्वियसली हैज़ एन एज, और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर होगा, मैं कह रहा हूँ इंडिया पर प्रेशर होगा, क्योंकि 1,20,000 लोग, जिसमें से पूरे ही स्टेडियम में सारे लोग इंडिया के सपोर्टर्स होंगे, तो प्रेशर इंडिया पर ज़्यादा होगा। बट इंडिया एक ऐसी टीम है, और इस टीम के साथ इंडिया के पास वो लग्जरी है कि वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके अच्छी क्रिकेट खेल कर ये मैच जीत सकते हैं। तो इंडिया हैज़ एन एज, और मुझे लगता है कि मैं अपनी एक राय देना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर अगर अगले 2 या 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते,
शुभमन गिल ऑब्वियसली वापस आएंगे, मुझे नहीं लगता है कल के मैच में आएंगे, बट उसके बाद वो ज़रूर वापस आएंगे। तो क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास? क्या इंडिया एक ऐसी चीज़ कर सकती है कि शुभमन गिल के आने के बाद अगर श्रेयस अय्यर 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं करते, तो आप केएल राहुल को 4 नंबर पर खिलाइए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के पहले 4 नंबर पर ही खेल रहे थे। केएल राहुल को आप 4 नंबर पर खिलाइए, 5 नंबर पर आप हार्दिक पांड्या को खिलाइए, 6 नंबर पर आप सूर्य कुमार यादव को भी खिला सकते हैं। रीज़न बीइंग, मैं ये पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि इंडिया की जो एक वीकनेस मुझे दिखती है पिछले 1 या 1.5 साल के ओडीआई क्रिकेट स्पेशली की मैं अगर बात करूँ, तो वो है कि थर्ड पावर प्ले 40 से 50 ओवर के बीच वो बड़े रन्स लगाना, वो जो एक्सपेक्टेड रन्स, हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं जहाँ पर इंडिया के 250 260 होते हैं 40 ओवर के बाद, बट वो एट दी एंड 320 या 325 बनाकर चले जाते हैं, और वहाँ पर 20 से 25 रन का बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, तो जो टीम दूसरी बैटिंग कर रही है उनको एक एडवांटेज है, वो ड्यू फैक्टर का, और ड्यू फैक्टर में वो जो एक्स्ट्रा जो 25-30 रन है वो बहुत काम आते हैं, और उस जगह पर इंडिया लैग कर रही है। तो उस जगह को सुधारने के लिए क्या सूर्य कुमार यादव को लाया जा सकता है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास अगर आप 11 फील्डर भी बाहर रख दो, तो ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गैप्स थ्रू हिज अनकन्वेंशनल वे ऑफ बैटिंग। और दूसरी बात, उनके पास वो पावर गेम है, और बड़े जो मैचेस होते हैं, नॉकआउट जो मैचेस होते हैं, नॉकआउट मैचेस में हमने ये ट्रेंड देखा है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत वक्त पर फेल हो जाता है, और वहाँ पर 4 या 5 नंबर के प्लेयर कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, और कंसोलिडेशन के प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 8 या 8.5 या 9 का चला जाता है, और वहाँ पर उसके बाद जब वो 10 तक पहुँच जाता है, फिर वो चार्ज करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर आउट हो जाते हैं, तो इंडिया कोलैप्स कर जाती है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव पीछे रहेंगे, तो 4 या 5 नंबर के जो बैट्समैन हैं उनको भी ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि पीछे मेरा एक बैट्समैन है जो 10 के रन रेट से आराम से रन्स बना सकता है, और जो ऑपोजिशन जो बॉलिंग टीम है उनके दिमाग में भी रहेगा कि पीछे इनके पास सूर्य कुमार यादव है, जो कि अगर 80 बॉल में 140 रन की भी ज़रूरत पड़ी तो वो सूर्य कुमार यादव हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू डू दैट इन हिम। और स्पेशली इन इंडिया में जो पिचेस हैं, जो बैटिंग पिचेस हैं एक्सेप्ट चेन्नई, मुझे लगता है कि सारे पिचेस में सूर्य कुमार यादव हैज़ दैट कैपेबिलिटी ऑफ, चेन्नई में भी है बट बाकी के पिचेस में जो कि आउट एंड आउट बैटिंग विकेट्स हैं, सूर्य कुमार यादव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक थॉट प्रोसेस मेरा है जो मैं व्यक्त करना चाहूँगा। बाकी आई फील दैट इंडिया हैज़ एन एज और हम ये मैच जीतेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोज़ आए। थैंक यू सो मच।